नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र कुमार मौजनराय टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस शो में हमारी मेहमान एक ऐसे अप्रवासी भारतीय हैं जो पिछले 15 सालों से मिडिल ईस्ट में रह रही हैं और मिडिल ईस्ट में रहते हुए भी इन्होंने इंडिया में आयोजित मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट के में जगह बनाते हुए इन्होंने मिसेज इंडिया ब्यूटीफुल स्माइल ऑफ द फेस का टाइटल भी जीत चुकी हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूं मिसेज कविता से और जानते हैं उनके इंडिया से अबू धाबी तक के सफ़र के बारे में और बातें करते हैं उनके ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अनुभव पे और जानते हैं स्टूडेंट्स करियर प्लान से संबंधित जानकारी के बारे में। कविता जी, मौजनराय टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने इस टॉक शो के लिए समय निकाला, ये बहुत ही गर्व की बात है और आपने जिस तरह से इंडिया में मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ कॉन्टेस्ट में रिप्रेजेंट किया है वो भी एक हमारे लिए गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। कविता जी, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएंगे कि आप इंडिया में कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन क्या क्या है और आपने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की है? मैं भारत में बिहार राज्य से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म जगदीशपुर बगनगरी के मुजफ्फरपुर जिले में हुई है। जी। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो मेरे पिताजी श्री राम गोपाल साहू एक बैंक पदाधिकारी थे जिनका ट्रांसफ़र हर एक 3 सालों पे हुआ करती थी। जी। इस वजह से मेरी प्रारंभिक और माध्यमिक जो एजुकेशन हुआ वो बिहार के विभिन्न शहरों में संपन्न हुआ, जैसे बेतिया, छपरा, बरौनी, भागलपुर, सीतामढ़ी, बरौनी। +2 मैंने MDDM कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन मैंने JD वुमेंस कॉलेज पटना से किया है और PGDCA मैंने पटना वुमेंस कॉलेज से की है और इसी दौरान मेरा विवाह हुआ। और BEd मैंने दिल्ली से संपन्न किया है और इसके अलावा मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डिप्लोमा कोर्स भी किया है। चलिए, बहुत अच्छा कविता जी। आपने बिहार के इतने सारे शहरों में निवास किया है और इतनी जगह से आपने शिक्षाएं ग्रहण की है, ये बहुत ही गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। आप बाय प्रोफेशन क्या हैं और अबू धाबी में कितने सालों से हैं? बाय प्रोफेशन में एक अध्यापिका हूँ जो तत्कालीन अबू धाबी इंडियन स्कूल अलवतवा ब्रांच 1 में कार्यरत हूँ। मेरा विषय हिंदी है जो कि यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज सब्जेक्ट मानी जाती है। जी। और यहाँ अबू धाबी में रहते हुए मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। जी। कविता जी, आपको एज ए टीचर बनने का मतलब प्रोत्साहन कैसे मिला और आपकी ये जर्नी अबू धाबी में एज ए टीचर की शुरुआत कैसे हुई? मैंने एज ए टीचर की जर्नी सनराइज इंग्लिश प्राइवेट स्कूल जो कि एक CBSE स्कूल है वहाँ से शुरू की है। मैं वहाँ के प्रिंसिपल ठाकुर मूलचंदानी सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर काफ़ी विश्वास जताया और हिंदी विभाग में जितने भी नेशनल इंटरनेशनल जितने भी प्रोग्राम हुए या अन्य स्कूलों में जितने भी प्रोग्राम हुए उन सभी में मैं इस प्रोग्राम की इंचार्ज बनी रही और SLT मेंबर का भी काफ़ी भरोसा रहा और गॉड ग्रेस की मैंने भी अपना 100% दिया। इसके बाद मैंने अबू धाबी इंडियन स्कूल अलवतवा ब्रांच 1 को ज्वाइन किया। मैं अबू धाबी इंडियन स्कूल अलवतवा के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने विद्यालय में मुझे काम करने का मौका दिया और मुझे आशा है कि सनराइज की तरह ही अलवतवा की भी जर्नी मेरी सुखद होगी और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि ऐसे अध्यापिका के रूप में मैं अपना 100%। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने अपने प्रोफेशन में अपने जी जान लगा दिया और उसकी वजह से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और आपने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। जी, धन्यवाद। कविता जी, अबू धाबी में आने का आपको मौका कैसे मिला? एक्चुअली मेरे हस्बैंड मिस्टर राजेश कुमार रंजन एक स्टेट बैंक पदाधिकारी थे। स्टेट बैंक में रहते हुए ही वो जापान गए और जापान में आने के बाद उन्होंने स्टेट बैंक रिज़ाइन कर दी। वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद वे बैंक मस्कट ज्वाइन किया। हम लोग मस्कट मूव कर गए। मस्कट में हमारा काफ़ी अच्छा और लंबा वक्त चला। इसके बाद हम लोग दुबई शिफ्ट हुए और दुबई के बाद मेरे हस्बैंड को UNB बैंक
अबू धाबी में काम करने का मौका मिला और हम अबू धाबी शिफ्ट हुए और तत्काल हुए एडीसीबी बैंक में कार्यरत हैं। जी जी। ये आपकी जर्नी मतलब मिडिल ईस्ट में ही पूरी तरह से घूम फिर करके आप अबू धाबी ऐसा यहाँ तक पहुँची? 15 सालों से मैं मिडिल ईस्ट में जी। तो कविता जी, अभी आपको अबू धाबी में रहते हुए कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा। कहते हैं ना, घर से दूर रहकर भी घर, जी। तो वो फीलिंग्स है। मिडिल ईस्ट कभी भी ये नहीं हमें लगाया कि हम विदेशी हैं। हमेशा हमें ये लगा कि हम तो यहीं के हैं और यहाँ का वातावरण, यहाँ की मिट्टी, मैंने सबकी मैं तारीफ़ करनी चाहूँगी कि सब बेहतरीन है। जी जी जरूर। यहाँ की जो भी कहिए, अबू धाबी में जो भी रहते हैं और जिनसे भी मेरी अभी तक बात हुई है, सभी लोगों ने प्रेज किया है कि अबू धाबी में रहना उनके लिए एक तरह से ब्लेसिंग्स है। और इस तरह से जी। कविता जी, आपको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का प्रेरणा कैसे मिला? ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए मैं एक वाक्य बोलना चाहूँगी, ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड। ऐसे तो बचपन से ही मुझे स्टेज प्रोग्राम का काफ़ी शौक़ रहा है। जी। मुझे नृत्य का, एक्टिंग का, स्पीच देने का, स्कूल से ही मैं काफ़ी एक्टिव रही हूँ। और यही कारण है कि मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे इस इनर ब्यूटी को कह सकते हैं कि इस इनर टैलेंट को पहचाना और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि यस यू कैन डू इट, तुम ये कर सकती हो। मैंने कहा नो आई कांट डू इट, बट उन्होंने कहा ना यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, और मुझे उस ओर प्रेरित किया। और यही प्रेरणा का स्वरूप है कि मैं आज आपके साथ हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा आपने बताया, अप्रिसिएशन गोज़ टू योर हस्बैंड, ये बहुत अच्छी बात है कि उनको आपका साथ मिला। जी हाँ। जी। और इसके बाद फिर आपको मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस का जो टाइटल आपने पहना हुआ है, इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका आपको कैसे मिला? एक्चुअली उस समय जब 2016 में जब मुझे ये मौका मिला, उस समय एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रोग्राम टीवी पे चल रही थी। जब मेरे हस्बैंड उस प्रोग्राम को देखा तो उस समय कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट की कुछ ऐड आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इसमें पार्ट लोगी, और जस्ट उसी पल उन्होंने फॉर्म फिलअप किया। मैंने कहा कि नो, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, शायद ये मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, तुम कर सकती हो, तुम कर पाओगी। उन्होंने कॉन्फिडेंस बढ़ा और इस तरह मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया। चलिए, आपको आपके हस्बैंड से फिर एक तरह से उन्होंने रास्ता दिखाया आपको इस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करने का। जी। तो जब ये कॉन्टेस्ट हो रहा था, ऑफ कोर्स उसके लिए आपने कड़ी मेहनत की होगी, बहुत तरह की प्रिपरेशन की होगी। उस समय उस प्रिपरेशन के दौरान आपको आपके हस्बैंड, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स का कैसा सहयोग मिला? ऐसे तो एक औरत के तौर पे मैं कहना चाहूँगी, किसी भी औरत के सफलता के पीछे उसका परिवार, उसका समाज में उसके रिलेटिव और उसके फ्रेंड्स का काफ़ी योगदान रहता है। जब आपको आपके जीवन में इनका योगदान मिलता है तो सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। सचमुच गॉड ग्रेस, मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरा मायका और मेरा ससुराल दोनों ही काफ़ी सपोर्टिंग है। मेरे माता पिता बचपन से ही मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया, क्योंकि घर में मैं अकेली थी तो हमेशा लाड़ प्यार और भाई बहन की हमेशा दुलारी रही। बहुत ही अभी भी मिस दुलारी ही कहूँगी कि अभी भी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लव करते हैं। और सभी ने मुझ में ये कॉन्फिडेंस जगाया कि यस मेरी बहन ये कर सकती है, मेरी बेटी ये कर सकती है। और बताऊं कि मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा कनाडा में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और छोटा बेटा भवंस में 10th में। सब ने मुझसे कहा मम्मा यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। तो मम्मा तुम कर सकती हो। तो इस तरह से, और ससुराल में मेरे मम्मी पापा जीजा जी जितने लोग थे ने, सब ने जब फाइनलिस्ट बनी, जब फाइनलिस्ट के लिए मेरा नाम आया तो सभी ने कहा, बहुत प्रोत्साहित किया। और सभी फील्ड में हम मुझे कैसा पहनना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं और स्टेज पे साइन कर सकती हूँ, उन्होंने सभी ने मेरा मार्गदर्शन किया। और मेरे दोस्तों ने, सही मायने में कहूँ तो
हर एक के जीवन में एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी आपको इतने हेल्प करते हैं ना कि रियली कोई भी कठिन सफ़र भी आसान हो जाती है। तो हर चीज़ में, और हस्बैंड की तो मैं हमेशा तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने मेरे गेटअप से लेकर, फिजिकल से लेकर मेंटल ब्यूटी तक को साइन करने के लिए जी जोर लगाया। जी जी, चलिए ये बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसा कविता जी ने बताया है कि हमारी ज़िंदगी में दोस्त, यार और परिवार सभी लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और अगर उनका आपको सहयोग मिल जाए किसी भी कार्य में तो इससे बड़ी कुछ और बात नहीं है। जी हाँ। जी जी। कविता जी, जब आपको मिसेज इंडिया ब्यूटीफुल स्माइल ऑफ द फेस दुबई का विनर अनाउंस किया गया था, उस समय आपकी क्या अनुभूति थी? आपको कैसा एक्सपीरियंस फील हुआ था? बस वही कहते हैं ना, जब आप बियॉन्ड किसी एक्सपेक्टेशन नहीं करते और वो चीज़ आपको मिल जाती है तो जो खुशी होती है जी, तो शायद उस खुशी की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती जी। उसके लिए तो बस फीलिंग्स चाहिए। जी। तो मुझसे ज़्यादा तो मुझे लगता है मेरा परिवार बहुत खुश था जब अनाउंसमेंट हुई उसी क्षण। और मैं इस पूरे अनाउंसमेंट के समय एक व्यक्ति का जिक्र करना ज़रूर चाहूँगी। मेरे 2 भाई हैं, एक कैप्टन है मर्चेंट नेवी में और दूसरा भाई मेजर है, डॉक्टर मेजर है इंडियन आर्मी में। मेरे छोटे भाई ने, ऐसे तो दोनों भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, पर छोटे भाई ने मिसेज इंडिया के दौरान हमेशा वो मेरे साथ रहा। मैंने मेरी पूरी जर्नी को इतना सफल बनाया कि कोई शब्द नहीं है। जी जी, चलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। तो कविता जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी ये ब्यूटीफुल स्माइल का क्या राज है? सचमुच आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मेरे ब्यूटीफुल स्माइल का राज जाता है मेरा परिवार जी, क्योंकि परिवार के सहयोग से ही एक औरत जी, ऐसे तो बहुत ऐसी औरतें हैं जो खुद के बल पर भी काफ़ी आगे बढ़ी हैं, लेकिन अगर आपने मेरे बारे में पूछा तो मेरे परिवार को पूरा क्रेडिट जाता है मेरे इस स्माइल को। चलिए वेरी गुड। ये इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती है कि आप आपकी स्माइल का राज अपने परिवार को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। जी। और इसे कहते हैं ना, जैसे खुशियाँ मिल बांट करके ही आती हैं। जी ज़रूर। तो ये सब चीज़ें हैं, जब हम एक एज ए परिवार सभी खुश रहते हैं तो वो आपके चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट होती है। कविता जी, आप चूँकि अबू धाबी में पिछले 5 सालों से एज ए टीचर काम कर रही हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अबू धाबी में एक टीचर की लाइफ कैसी है? जितेंद्र जी, अगर सही मायनों में कहा जाए तो टीचर का लाइफ हर एक जगह, चाहे वो भारत की धरती हो या विदेश की धरती, हर जगह व्यस्त भरी होती है। तो अबू धाबी में भी टीचर को 5 o'clock से लेकर इवनिंग के 5 o'clock तक पूरा समय कार्य क्षेत्र पर फोकस करना पड़ता है। मैं कोविड के समय को याद करना चाहूँगी क्योंकि कोविड ने एजुकेशन प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर दिया। हमें सीखने और बच्चों को सिखाने के लिए पूरा वक्त कंप्यूटर पे गुजारना पड़ा। मिस कोविड ने टीचर के जीवन को काफ़ी स्ट्रेस भरा बनाया, लेकिन सुखद पहलू ये भी है कि हम टीचर को हाईटेक बनाया और हम कई ऐसे चीज़ों को सीख पाए जो कि हम कोविड के पहले कल्पना भी नहीं किया था। जी, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कोविड का एक्सपीरियंस। और एज ए टीचर आपका डेली मतलब किन लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है? एज ए टीचर डेली हमें अपने बच्चों के साथ, SLT मेंबर के साथ, जितने भी स्कूल के अध्यापक अध्यापिका हैं उन सबों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। मैं चूँकि एक क्लास टीचर भी हूँ तो पेरेंट्स के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहता है। और लकीली अब तो FTF क्लासेस शुरू हो गए हैं, तो ये काफ़ी सुखद पहलू है कि बच्चों से हमें सामने सामने रूबरू होने का मौका मिल रहा है। कविता जी, अभी जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो अगले साल होने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, उन सब के लिए एज ए टीचर आपका क्या सलाह है? बोर्ड एग्जामिनेशंस
बच्चों के जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रियली मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चों को कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिससे कि उनका एग्जामिनेशन स्मूथ हो सकता है। जी। आजकल के बच्चे काफ़ी हाईटेक हैं, मोबाइल के यूज टू हैं। जी। सबसे पहले मैं स्टूडेंट को कहना चाहूँगी एग्जामिनेशन से एटलीस्ट 5 मंथ्स बिफोर आप मोबाइल को त्याग दें। कंप्यूटर को नहीं त्याग सकते क्योंकि हमारी एजुकेशन प्रणाली में आजकल कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है। तो आप कंप्यूटर पे बैठे, लेकिन जितने भी गेमिंग ऐप है जो अनइंस्टॉल कर दीजिए, अनुमानित, जो कि आपके स्टडी से रिलेटेड नहीं है। ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट के लिए। सेकेंड थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी का प्लेटफॉर्म जो होना चाहिए, वहाँ पर फ्रेश हवा आनी चाहिए, फ्रेश लाइट होनी चाहिए। थर्ड चीज़ ये है कि 10 ईयर्स के क्वेश्चंस, मैं बच्चों से कहूँगी कि प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को आप पूरी तरह से बना जाइए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ए स्टूडेंट, क्योंकि ये आपको एक रिवाइज जितना आप करेंगे आपकी सफलता की गारंटी उतना ही बढ़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बच्चों को बोलना चाहूँगी कि आप मम्मा बॉय और मम्मा गर्ल बनिए। मिस नो जंक फूड, ईट हेल्दी फूड। एग्जामिनेशन के दौरान आप सिर्फ हेल्दी खाइए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। जी जरूर। आशा करता हूँ जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने बच्चों को इससे संबंधित जो भी सलाह पास करेंगे। जी। कविता जी, एक चीज़ और है कि जो बच्चे अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आफ्टर हायर एजुकेशन कंप्लीशन के बाद फिर उनको अपने करियर पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो एक हायर स्कूल के स्टूडेंट्स को अपने करियर प्लान कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जितेंद्र जी, आपने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जी। बच्चे जब बोर्ड पास आउट होते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि वो किस सब्जेक्ट का चुनाव करे कि उनका कैरियर साइन करे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, या पेरेंट्स ये समझते हैं कि ओके, आपको बोर्ड के इस पेपर में आपको अच्छे मार्क्स आए तो मुझे इसी ओर जाना चाहिए, और इस सब्जेक्ट में मुझे बुरे मार्क्स आए तो मुझे इस ओर नहीं जाना चाहिए। मैं बच्चों से प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या बोर्ड का मार्क्स तय करेगा कि आप कैरियर में क्या बनेंगे? नहीं। जितेंद्र जी, बच्चों, आप अपने आसपास देखें और इस दुनिया में देखें, बहुत सारे ऐसे सफल इंसान हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी कम मार्क्स लाए हैं। एकेडमिक ईयर में कह लीजिए, एकेडमिक में काफ़ी कम मार्क्स लाए हैं, लेकिन जीवन में काफ़ी सफल बने हैं। व्हाट वाज द रीज़न? क्या है उसका रहस्य? वही है आंसर, इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट, रुचि। सबसे पहले आपको क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचि है, आप उसको देखें। सपोज दैट कोई बनना, आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है आप उसको देखें, और एक चीज़ उस पल थिंक करें कि आप अपने कैरियर में कहाँ पाते हैं, आज से कुछ समय बाद किस रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। सपोज दैट कोई डॉक्टर देखना चाहता है, कोई इंजीनियर देखना चाहता है, कोई आर्टिस्ट देखना चाहता है। इसका मतलब कि आप जिस रूप में उस पल को देख पाते हैं वही आपका इंटरेस्ट है। सपोज दैट आप अपने आप को डॉक्टर देख पाते हैं, मिस आपका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है, तो फिर बायोलॉजी, मिस बायोलॉजी पढ़ना है। कहने का मतलब जब आप सब्जेक्ट चुनाव करते हैं, चाहे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स को, तो आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखें और इसके बाद सब्जेक्ट के साथ साथ कोर्स सब्जेक्ट को भी देखें कि उसके क्या सिलेबस हैं। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा बच्चे या पेरेंट्स समझते हैं कि हार्ड वर्क, नहीं, हार्ड वर्क इनफ नहीं है। सही दिशा में किया गया सही कदम
सही हार्डवर्क वही काम करती है। क्योंकि जितेंद्र जी, अगर आपको राइट में जाना है और आप जा रहे हैं लेफ्ट में, तो क्या आप राइट में पहुंचेंगे? ऑफ कोर्स नहीं, ऑफ कोर्स आप नहीं पहुंचेंगे। तो मेरा कहना है कि बच्चों अपनी इंटरेस्ट के साथ साथ सही दिशा, माने आपकी दिशा क्या है उसी और दौड़ लगाइए। आपको राइट में जानी है तो राइट में दौड़ लगाइए। सपोज दैट आप उस वहां तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उसके आसपास तो आप जरूर पहुंचेंगे। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात बताई कविता जी आपने। और एक बहुत ही कॉमन समस्या मैंने ऑब्जर्व की है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जब करियर सिलेक्शन का समय आता है तब उन पे एक तरह का कहिए तो अलग अलग तरह के प्रेशर्स उन पे बिल्ड होते हैं। एक तो अपने पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, फैमिली मेम्बर्स का प्रेशर रहता है, फ्रेंड्स का भी प्रेशर रहता है कि फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं भी ऐसा देखते हैं, और एक अपना इंटरेस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों के मतलब इन सब चीज़ों का एक बैलेंस बनाना और फिर एक सही डिसीजन लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह के सिचुएशन में एक स्टूडेंट्स को अपने मेंटल स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या सलाह है? जितेंद्र जी, मैं कहूँगी कि ये समस्या सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं, ये समस्या तो पूरी दुनिया में है। हम सभी स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, लेकिन सही मायने में सचमुच आजकल बच्चों पे काफ़ी प्रेशर है। हमारा एक वक्त था हम लोग उतने प्रेशर से पले बढ़े नहीं, लेकिन आजकल के बच्चे काफ़ी प्रेशर में हैं। पेरेंट का प्रेशर कह लीजिए, जैसा आपने कहा दोस्तों का प्रेशर कह लीजिए। मैं कुछ टिप्स जरूर देना चाहूँगी। सबसे पहले मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए कूल डाउन रहिए, कूल डाउन रहिए, टेक इट इजी, थोड़ा शांति से बैठिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। आपको स्विमिंग में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, या किसी भी फील्ड में जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होइए। नंबर 1। नंबर 2, ईट हेल्दी फूड। मैं हमेशा कहूँगी ईट हेल्दी फूड, कुछ अच्छा खाना खाइए, बढ़िया खाना खाइए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए। आपकी रुचि अगर स्लीपिंग, बच्चों के लिए 8 आवर्स की स्लीपिंग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अच्छी स्लीपिंग नहीं लेते हैं तो ये सबसे बड़ा होता है स्ट्रेस का कारण। तो बच्चों को अच्छी स्लीपिंग लेनी चाहिए। अगर आपको स्लीपिंग लेते समय आपको किताब पढ़ने की थोड़ी हैबिट है या हल्की म्यूज़िक सुनने की हैबिट है, तो आप इस दौरान आप हल्की म्यूज़िक सुन सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, वार्म बाथ ले सकते हैं। इससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और सबसे बड़ा कम्युनिकेशन, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ, अपने एल्डर्स के साथ थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए, तो आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ यूं ही हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा कविता जी। ये आशा करता हूँ जो भी बच्चे अगर इस प्रोग्राम को देखेंगे आपकी सलाह को मानते हुए अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकेंगे अच्छी तरह से। कविता जी, स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग के दौरान पेरेंट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो उस समय मतलब पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश है? उन्हें स्टूडेंट के साथ या जो भी उन्हें अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए इस डिसीजन को लेने के समय? जितेंद्र जी, किसी भी बच्चों के व्यक्तित्व को बनाने में उसके माता पिता का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। इसके लिए एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है माता पिता की कि वो बच्चों को किस तरह से परवरिश करे कि उनका कैरियर काफ़ी ऊंच जाए। सबसे पहले मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स प्लीज़ आप बच्चों के विनिंग पर ध्यान न दें। आप उसके विनिंग पे, अगर विनिंग करता है तो क्लैप कीजिए, अगर विनिंग नहीं करता है तो आप निराश मत हो। उनके इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें। अगर आपका बच्चा एक छोटा सब्जेक्ट में छोटा भी इम्प्रूवमेंट करता है, किसी भी चीज़ में, छोटी भी चीज़ में वो इम्प्रूवमेंट करता है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। दूसरा, आजकल पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने लगे हैं। सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट एक अच्छी बात होती है, सपोर्ट कीजिए, बट अवॉइड ओवर सपोर्ट। आप उनकी मदद कीजिए, लेकिन उतनी ही मदद कीजिए जितना में बच्चा अपने व्यक्तित्व का विकास खुद कर सके, अपने व्यक्तित्व को साइन कर सके। और
कैरियर चुनने में जी उस पर कोई प्रेशर मत दीजिए जी। उसकी जो इच्छा है उसे पढ़ने दीजिए, निश्चित वो सफलता ग्रहण करेगा। जी जी, ज़रूर ज़रूर। आशा करता हूँ जो भी पेरेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं वे अपने बच्चों को अप्रोप्रिएटली हैंडल करेंगे जैसा आपने बताया, और अननेसेसरी प्रेशर जिसे बोलते हैं ना कि मतलब अपनी क्या बोलते हैं, अपनी चॉइस को अपने बच्चों पे मतलब ना ला दें, इस तरह से कर सकते हैं। जी जी। कविता जी, चूँकि अबू धाबी में आप पिछले 6 सालों से रह रही हैं और इसके अलावा भी मिडिल ईस्ट में आप रह चुकी हैं, तो स्पेशली अबू धाबी में जो, चूँकि आप बिहार की हैं तो अबू धाबी में बहुत सारी बिहार की महिलाएं भी हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं अबू धाबी में रहने वाली बिहार की महिलाओं को कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो मैं जानती हूँ जो बिहार से बिलोंग करती हैं और बेहतरीन कैरियर है उनका, उनको तो मेरे तरफ से बधाई। और जो हाउसवाइफ हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, जो शादी के बाद ये सोच कर कि मैं कैसे करूं, नहीं, उन्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अबू धाबी एक ऐसी धरती है, एक आप वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन धरती पे रह रहे हैं, सारे एमिनिटीज़ हैं, और तो आप में जो इच्छा है जो करने की, पहले प्रथम प्रयास आप खुद करें, फिर देखिए आपका फैमिली खुद ही आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए जो करने की इच्छा है उसको करने में हिचक मत कीजिए, क्योंकि अपने व्यक्तित्व का विकास करना सबसे पहले अपने आप से ही शुरू होती है, दूसरा कोई बाद में आपकी मदद करती है। और अबू धाबी से अच्छा प्लेस मैं नहीं समझती कि कोई और हो सकता है। जी, जैसा आपने बहुत अच्छी बात बताई है, ये जहाँ तक मेरी भी समझ है, यूएई कहें या अबू धाबी कहें, इसे एक तरह से लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहा जाता है, जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को बताई, और आपने जो भी अपने करियर में जो भी आप जिस मुकाम पर हैं अभी, आपने जिस तरह से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विनर बनी हैं, और एज ए टीचर भी आप एक तरह से कहें तो सोसाइटी की सेवा कर रही हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हमारी तरफ से, मौज के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, आप फ्यूचर में किसी और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, आप अपने करियर में भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद जितेंद्र, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद दर्शकों, आशा करता हूँ कविता जी द्वारा दी हुई जानकारियाँ से आपको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा, और जैसा इन्होंने बताया, स्टूडेंट्स के लिए उनके करियर प्लान में कुछ न कुछ मदद मिल सकेगी। इसी के साथ मैं जितेंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूं, और फिर मिलते हैं मौज NRI टॉक शो के अगले एपिसोड में, और बातें करते हैं किसी अन्य अप्रवासी भारतीय से और किसी एक नए विषय पे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद। खूबसूरत सा एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं ज़िंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता मेरा आपके साथ है, और आज जो मैं जहाँ भी खड़ी हूँ उस सारा श्रेय आपको जाता है। एक बार आपको थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सारा श्रेय कविता जी को ही जाता है, और इनमें जो इनका जो प्रतिभा है वो नैसर्गिक प्रतिभा है, और इन्हें हमेशा इनके माता पिता का, मेरे माता पिता का एवं परिवार के अन्य सदस्यों का प्रोत्साहन मिला रहा, जिन्होंने इसका बखूबी से फ़ायदा उठाया और अपनी प्रतिभा को और भी तराशा, जिसके कारण आज ये इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। और मैं बहुत ही लकी हूं कि हाँ, मुझे ये जीवन साथी के रूप में कविता मिली, और उम्मीद करता हूं कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी और तरक्की करती जाए।